नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आज बात एक ऐसे मुद्दे की करेंगे जो हमारी और आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। आमतौर पर हम इस विषय को गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन हमारी यही लापरवाही है कि हमें एक दिन इन मुश्किलों के मुहाने पर ले जाती है। हमारे पास इतना कुछ घटित हो रहा है जो सीधा हमसे जुड़ा हुआ है। विषय है न से नकली। जी हाँ, नकली खाना, नकली खाद, नकली बीज, नकली दवाइयां, ये सब बाजार में धड़ल्ले से मिल रहा है। कुछ लोग चंद सिक्कों के मुनाफे के लिए लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमें ये सब पता चलता है जब कोई मिलावटखोर पकड़ा जाता है या फिर कोई कार्रवाई होती है। यानी कि ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं बना जिससे हमें सीधे पता चल सके कि हम जो उपयोग में लेने जा रहे हैं वो शुद्ध है या नहीं। आज बात इसी मुद्दे पर, आज चर्चा इसी मुद्दे पर, और हमारे साथ तमाम गेस्ट भी जुड़ रहे हैं। पूर्व आरपीएस हमारे साथ जुड़ गए हैं योगेंद्र जोशी जी, हमारे साथ संवाददाता धर्मेंद्र सिंघल जुड़ चुके हैं, रवि शेखावत जी सीएमएचओ प्रथम जुड़ चुके हैं, और भी तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में। आप सभी का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए स्वागत है। और सबसे पहले योगेंद्र जी आपके पास आते हैं, क्योंकि देखिए पूर्व आरपीएस हैं, लंबे कार्यकाल में फील्ड में भी आपने काफी वक्त गुजारा है। आखिरकार हम पिछले अगर 6, 7, 10 सालों पहले की अगर हम बात करते हैं तो ये जो मिलावटखोर थे इन पे किस तरह नकेल कसी जाती थी? क्योंकि अभी भी हम लगातार, चाहे हम खाने की चीजें देख ले, चाहे हम हर चीज में नकलीपन दिखाई दे रहा है। क्यों आपको ऐसा लगता है? और आजकल जो भी कार्रवाइयां हो रही है, छापेमार कार्रवाइयां हो रही है, वो सिर्फ छापेमारी तक ही सीमित क्यों रहती है? योगेंद्र जी देखिए, आपका ध्यान मैं इस बार आकर्षित करना चाहूंगा कि चारित्रिक पतन हो गया हमारे देश के अंदर। हमारे देश में एक समय था जो समाज में से डर लगता था, समाज कानून से डर लगता था, ईश्वर से डर लगता था कि भाई ईश्वर को साक्षी करके मैं सही काम करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा। धीरे धीरे ये भौतिकवाद ने ऐसा जकड़ लिया कि जितने भी ये नियम कानून और ये बने हुए थे ये सब ताक में धर दिए गए। एक समय ऐसा था जो रिश्वत अगर कोई लेता था तो उसके घर में लोग खाना खाने तक नहीं जाते थे। इवन इतना था कि रिश्वतखोर अगर पकड़ में आता तो वो अपनी शक्ल दिखाने के लिए बाहर नहीं जाता था। आज स्थिति यह है कि रिश्वतखोर पकड़ में आता है, 3-3, 4-4 बार पकड़ में आता है और बड़े बड़े पदों पर बैठा हुआ है, अभी भी नौकरी कर रहा है। और आप देखिए यही हालत हमारे खाद्य पदार्थों में है। अब आप देखिए अभी नकली बीज वाले पकड़े गए। अरे भाई, नकली बीज मिल रहा है, उस नकली बीज के लिए पैसे ले रहे हैं और उस नकली बीज से हमारे को खाना मिल रहा है। दूध, अब दूध के अंदर कितनी चीजें मिलावट आती है बताइए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पकड़ते हैं, उनको सजा कितनी है पता आपको? 500 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए। योगेंद्र जी, आम जनता ये सुनिश्चित कैसे करे? योगेंद्र जी, आम जनता सुनिश्चित कैसे करे आखिर? क्योंकि जब भी चाहे आप हो चाहे मैं हूं, हमें पता कैसे चलेगा कि हम नकली खा रहे हैं? क्योंकि हम चाहे पनीर देख लें, चाहे हम घी देख लें, चाहे हर चीज में हम मिलावट देख लें, जब तक कोई मिलावटखोर पकड़ा नहीं जाता, जब तक कोई कार्रवाई हमें सुनने में नहीं आती, जब तक हमें पता ही नहीं चलता। और आप बात समझिए कि ये गंभीर बात कितनी है कि हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, मिलावटखोर तो बहुत है और मिलावट पकड़ी भी जाती है और कानूनी कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन हमारे देश का कानून ऐसा नहीं है कि और किसी देशों में अगर मिलावट करता है तो फांसी की सजा तक है। वो मिलावट कर ही नहीं सकता यार। यहाँ पर जो स्टेप बाय स्टेप जो कार्रवाइयां होती हैं, लैब में चेक करने जाते हैं तो लैब में मिलावट हो जाती है, वहां पैसे दे करके उसको जो एविडेंस है उसको बदलने का प्रयास करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे देश के अंदर वो नहीं रही जो पहले वाली थी। अब आप कहीं जाइए, किसी भी चीज के अंदर पकड़ा जाएगा, उसके सैंपल लिए जाएंगे, सैंपल ले जाकर के वहां जमा कर दिए जाएंगे, फिर वही सैंपल बदल दिए जाते हैं। ठीक है योगेंद्र जी, वापस लौटूंगी मैं आपके साथ। हमारे साथ रवि शेखावत भी जुड़े हुए हैं जो कि सीएमएचओ हैं। रवि जी, सबसे जो आखिरी स्टेप होता है वो आपके पास जब ये चीजें सामने आती हैं, क्योंकि आप एक सीएमएचओ हैं, कि बहुत लोग बीमार पड़ते हैं ये सब खाने पीने से, किस तरह के फिर एक्शंस लिए जाते हैं और क्यों आपके पीछे, क्या आप सोच रहे हैं, क्या कुछ कारण है इन सब चीजों के पीछे? रवि जी नमस्कार मैम। सबसे पहले तो कि अगर कोई बीमार पड़ता है तो अगर हमारे पास में सूचना आती है तो संबंधित जो खाद्य पदार्थ है उसकी जांच कराई जाती है और पेशेंट के खुद के भी सैंपल लिए जाते हैं, साथ में खाद्य पदार्थ जो है उनके भी सैंपल लिए जाते हैं। जांच उपरांत जो भी हमारे पास में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है लैब से कि इस खाद्य पदार्थ इस खाद्य पदार्थ मानकों में था
तो उसके लिए भी जो कानून है अनसेफ के अंदर अगर वो कैटेगरी में आता है, उसके अनसेफ की कैटेगरी के अंदर उसके जो धाराएं हैं उनके अनुरूप उन पे कार्रवाई होती है। साथ ही उनको इम्प्रूवमेंट नोटिस भी दिया जाता है यदि उनके किसी भी तरह का अगर उनके जो संस्था है, संस्था पे साफ सफाई और बाकी चीजों का ध्यान नहीं रखा गया तो। ठीक है राकेश रवि जी, माफ कीजिएगा रवि जी, वापस आपके पास मैं लौटती हूँ। हमारे साथ दो संवाददाता भी जुड़े हैं, क्योंकि सिर्फ हम यहाँ खान पीन की बात नहीं कर रहे हैं। आज की जो हमारा मुद्दा का जो विषय है वो न से नकेली है। हालांकि न से कितनी चीजें होंगी, हम नशे की बात कर ले, हम नकली अभ्यर्थियों की बात कर ले, हम नकली खाने की बात कर ले, नकली पीने की बात कर ले। सबसे पहले के सिंह, मैं आपके पास आऊंगी, जो कि बीकानेर के ब्यूरो चीफ हैं। लगातार हम नशे की बात कर रहे हैं, नशे से जुड़ा हुआ हम सीमा क्षेत्रों की अगर बात करते हैं, कितनी बार हेरोइन बड़ी मात्रा में वहां पकड़ी जाती है, नशा तस्करों पर किस किस तरह की कार्रवाई होती है। आखिरकार इन सब चीजों को रोकथाम के लिए और किस तरह के ऑपरेशंस अभियान चलाए जा रहे हैं, और क्यों हमें उस एक लेवल की सफलता नहीं अब तक मिल पाई है? देखिए, आपको बताऊंगा कि बीकानेर जो संभाग है, जो कि इंडो पाक बॉर्डर से जुड़ा हुआ, सटा हुआ है, आपको बताना चाहूंगा, जिसमें श्री गंगानगर, बीकानेर, ये दो, हनुमानगढ़, ये ऐसे जो जिले हैं जिनकी सरहद से कनेक्टिविटी है। और इस कनेक्टिविटी की यदि हम बात करें तो वहीं से आजकल तो पहले ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुआ करती थी, मानव के द्वारा ये इस तरह की तस्करी की जाती थी, नशे की तस्करी की जाती थी। और आज अगर हम बात करें तो अब ड्रोन के द्वारा, ड्रोन के माध्यम से तस्करी की जा रही है। करोड़ों रुपए की तस्करी अब तक की जा चुकी है। अरबों, यानी अगर ये संख्या देखें तो अरबों तक पहुंच चुकी है। अब फिलहाल अगर हम पिछले कुछ महीनों की बात करें तो बीकानेर के जो प्रकाश की कार्रवाइयों को देखें तो भी कह सकते हैं गंगानगर, हनुमानगढ़ और ठीक है, क्योंकि वापस मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ आईजी ओम प्रकाश पासवान जी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बिल्कुल आपसे तो मैं हाल ही पे कार्रवाई जो हुई है, जिसका कल खुलासा किया गया है, नकली नोट जो बरामद किए, जो जखीरा बरामद किया गया है, किस तरह से पूरी कार्रवाई को आपने अंजाम दिया और आगे अब किस तरह आप एक्शंस लेंगे? इस संबंध में जैसा कि आपको ज्ञात है कि आचार संहिता लगी हुई है और पुलिस की सख्ती है और पेट्रोलिंग भी चल रही है। उसमें हमें इंटेलिजेंस इनपुट मिला था कि यहाँ पे इलेक्शन से पहले नकली नोट आएंगे और उसे खपाया जाएगा। इस संबंध में सीएसटी ने नाकाबंदी की और 4,30,500 के डिनोमिनेशन के नकली नोट मिले हैं और ये बहुत ही प्रिसीजन क्वालिटी के हैं। जो पूछताछ में जो तथ्य आए हैं कि ये बांग्लादेश के ढाका से बनते हैं और फिर कलकत्ता होते हुए और हरियाणा होते हुए जयपुर तक पहुंचे हैं। 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और इसमें और भी खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि जो मेन प्रोटेगनिस्ट जो उनके हैं, राणा, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं, अभी कलकत्ता में रह रहे हैं, उनके लिए टीम भेज दी गई है और कलकत्ता पुलिस से भी हम संपर्क में हैं। जी। और सर, जो ये राणा जिसकी बात कर रहे हैं, क्या ये मास्टरमाइंड है या फिर मास्टरमाइंड अभी गिरफ्त से दूर है, उसकी भी तलाश की जा रही है? 4 लोगों की ऑलरेडी गिरफ्तारी हो चुकी है और उनके पहले के भी हमारे पास वीडियो अवेलेबल है, जो कि आपस में एक दूसरे के संपर्क में थे और संगठित तौर पे इस पूरे प्रक्रम को अंजाम दे रहे थे। आने वाले समय में बड़ी खेप भी भेजते, जिसको रोक दिया गया है। और जो राणा है, ये मेन सरगना इनका है, जो कि विभिन्न स्थानों पर नकली नोट सप्लाई करता है। तो इसके लिए टीमें लगा दी गई हैं। जैसे ही इसकी गिरफ्तारी होगी उसके बाद ये पूरा अन्वेषण अपना एक शेप लेगा, जिसमें कि हम सही जो कल्प्रिट है तक पहुंच पाएंगे। बिल्कुल। और सर, एक आखिरी सवाल ये भी रहेगा कि जिस तरह से देखिए कल बड़ा खुलासा हुआ, आप मास्टरमाइंड की तलाश भी कर रहे हैं, आखिरकार क्या कुछ आप कारण मान रहे हैं जिस तरह से इनपुट्स मिलते हैं ओम प्रकाश जी? आजकल लोगों की ग्रीड बढ़ गई है और लोग, सामान्य जन भी विश्वास कर लेते हैं लोगों पे। जैसे कि मैं बताऊंगा कि 5 लाख नकली नोट 1 लाख के बदले में दिए जाने थे और यूएसडीटी के थ्रू ऑनलाइन ट्रांसफर किए जाना था, जो कि डिजिटल करेंसी होती है। तो जो संगठित अपराधी है, भोले भाले लोगों को अपने प्रभाव में ले लेते हैं और इस कारण से यह पूरा घटनाक्रम होता है और ये अपराध के दलदल में फंसते हैं। मेरा आम जन से मेरी अपील है कि
कोई भी शॉर्टकट लाइफ में नहीं होता है। अगर आपको कोई कह रहा है नकली नोट दे करके कि इसको बाजार में खपाया जा सकता है, तो इसकी बहुत कम संभावना है, क्योंकि पुलिस भी सावचेत है, बैंकिंग एजेंसी भी सावचेत है, आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस भी हैं, और इस कारण से किसी न किसी ढंग से ये पुलिस के गिरफ्त में आ जाते हैं। आने वाले समय में अगर किसी को भी फेक नोट मिले, जैसे कि उसमें वाटर मार्क नहीं हो, या जो उसमें गांधी जी का फोटो रहता है 500 के नोट में, अगर क्लियरली विजिबल नहीं है, या स्याही आपको उतनी अच्छी नहीं लगती है, या देखने में ही उसके कागज की क्वालिटी ठीक नहीं लगती है, तो किसी भी बैंक में जा करके आप उसको चेक करा सकते हैं। बैंक उसमें फेक करेंसी का स्टैंप लगाता है, जिसको कि आप थाने में दे सकते हैं, जिससे कि आप किसी भी अपराध में शामिल होने से बच सकते हैं। अदरवाइज 489C आईपीसी के तहत ये नॉन अवेलेबल ऑफेंस है, और इसमें किसी को जेल भी हो सकती है। ठीक है, ओम प्रकाश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। योगेंद्र जी, आपके पास एक बार आते हुए एक सवाल ये भी है, हमारे साथ ओम प्रकाश जी भी यहाँ पर जुड़े, उन्होंने पूरा जो एक नेटवर्क, अगर हम इसे कहना गलत नहीं होगा कि आम जनता या ऐसा कुछ नहीं कर रही है, एक बड़ा नेटवर्क बना हुआ है ये, और मास्टरमाइंड भी अभी गिरफ्त से बाहर है। क्या आप किसे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जो अगर हम खाने की बात करते हैं या किसी भी चीज की, या व्यापारियों को, या हम पूरे सिस्टम को इसका जिम्मेदार ठहराएं? कहाँ वो लूप होल आपको नजर आ रहा है? ने बहुत अच्छा काम किया है हमारे राजस्थान पुलिस ने, और यहाँ बजाज नगर थाने में जो कार्रवाई हुई है, गिरफ्तार किए हैं, बहुत अच्छा काम है। लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि यहाँ राजस्थान के बीच में ये नोट कहां से निकल के आए और इनका ओरिजिन कहां से है, ये सब जांच का विषय है, और ये बहुत जरूरी है। अगर वहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे तो इस प्रकार से, जैसे बांग्लादेश है, जब हमारे पाकिस्तान बॉर्डर है, नेपाल बॉर्डर है, इन तमाम जो बॉर्डर हैं जो अभी भी पूरे सुरक्षित नहीं है, उन बॉर्डरों के माध्यम से ये पैसा बन के आ जाता है। कई बार तो हमारे देश के अंदर ही यहाँ पर नकली नोटों की फैक्ट्री सी खोल ली जाती, कई बार नकली नोट पकड़े गए, फैक्ट्री वो छापने की मशीनें तक पकड़ी गई हैं पिछली बार। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इसके लिए जरूरी है कि वहां तक एंड तक जाना पड़ेगा, और ये जो पकड़े गए हैं नकली नोट वाले, ये बहुत अच्छा काम किया है। और मैं ये चाहूंगा कि इनसे तुरंत, क्योंकि अब इनको पकड़ा गया, अखबार में इसकी न्यूज आ गई है, समाचार चैनलों में आ गई है, तो जो इनके आका हैं जो दूर बैठ करके इस प्रकार के नोटों को सप्लाई कर रहे हैं, उन पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करना आवश्यक है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है कि जब भी हम इस प्रकार की गोपनीय कार्रवाई करते हैं या इस प्रकार की चीजें पकड़ते हैं, तो हमें टीवी चैनल पर और समाचार पत्रों में नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनको देने से ये पता चलता है कि उनके जो गुर्गे हैं, जो पकड़े गए हैं, जो सप्लाई करने वाली चेन है, उसमें से लोग इधर उधर हो जाते हैं। इसलिए जो हमारे यहाँ ट्रेंड चल रहा है, इस ट्रेंड में इस तरह की चीजें, जैसे स्मैक पकड़ी जाती है, चरस पकड़ी जाती है। अब जैसे भिवाड़ी के अंदर नकली नींद की दवाइयां पकड़ी गई थी दिसंबर में, नकली नींद की दवाइयां, और ये 22 किलो के आसपास पकड़ी गई। और आप देखिए अमेरिका कनाडा तक सप्लाई होती है यहां से, ये पकड़ी गई थी आपके भिवाड़ी जो यूपी एटीएस है और हमारे यहाँ की पुलिस ने मिलकर पकड़ी। ठीक है, तो योगेंद्र जी वापस आते हैं आपके पास। धर्मेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। धर्मेंद्र, क्योंकि देखिए आप फील्ड में रहते हैं, ग्राउंड पे रहते हैं, चाहे हम खाने पीने की बात कर लें, हम अगर एजुकेशन सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, हम डमी कैंडिडेट्स की बात करते हैं, हम नकलबाजी की बात करते हैं, ये सब कितना देखने को मिलता है। एजुकेशन सेक्टर की अगर बात करें तो हेल्थ की हमने यहाँ बात कर ली है, सीमा क्षेत्रों पर नशा तस्करी हो रही है, हेरोइन बरामद की जा रही है, हथियार बरामद किए जा रहे हैं। कितना खतरनाक ये आने वाले स्पेशली यूथ के लिए साबित हो सकता है ये, क्योंकि वो भी इससे जुड़ता हुआ, इसमें लिप्त होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, पहले सबसे पहले बता दूं, नशे नकल और नशे नकल की बात हुई तो कहीं भी प्रदेश में 2.5 साल पहले एक ऐसा समय था जब यहाँ परीक्षाओं में लगातार ऐसी शिकायतें आ रही थी कि पूरे प्रदेश में जितने भी प्रतियोगी परीक्षा हो रही थी उसमें नकल हो रही है, डमी कैंडिडेट सामने आ रहा है। उसके पीछे कारण ही था, एक बार सरकारी नौकरी मिल जाए, जैसे ही सरकारी नौकरी मिलेगी अपन जब वहां जमकर के धन कूटेंगे, और मेरी नौकरी अगर लग जाती तो कहीं कहीं मेरा जो परिवार है वो सुरक्षित यहाँ पर रहेगा, कहीं कहीं वो उसको आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन अब सरकार की नीति बदली, और जब नीति और नीति बदलती है तो कहीं पर उस पर रोक लगाई जा सकती है। और अब देखिए 2.5 साल में जितने भी परीक्षा हुई है, अब देखिए प्रदेश में किसी भी परीक्षा में किसी तरह का कोई नकल का मामला, यानी हालांकि एनटीए की जो परीक्षा प्रदेश में हो रही है उसमें कई परीक्षाएं ऐसी रही है। कल ही एक परीक्षा ऐसी थी जिसमें यहाँ कई सारी गड़बड़ यहाँ पे मिली है, और अभी भी लगातार उसकी परीक्षा में है। लेकिन प्रदेश की एजेंसियां जो परीक्षा करवा रही है
उन्होंने काफी यहाँ पारदर्शिता बरती है, चाहे वो आरपीएससी हो, चयन बोर्ड हो या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो। अब वहां पर जो परीक्षा हो रही है उसमें पारदर्शिता बरती जा रही है। बात की नकल की, देखिए क्योंकि मिलावट का जमाना है, अब जमाने की बात की, तब कल एक मनोवैज्ञानिक से मेरी बात हो रही तो उन्होंने कहा कि आप देखेंगे कि असली चीज को ढूंढना पड़ता है, असली कहां मिलेगी, नकली तो सब जगह मिल जाएगी, असली ढूंढना बेहद मुश्किल है। रवि शेखावत जी मेरे पास बैठे हैं, अब जाकर के आप देखिए प्रदेश में पहली बार खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो परीक्षा के माध्यम से चयनित होकर के आए उन्हें अब यहाँ नियुक्ति दी गई। यानी कि अब तक वो जो लोग काम कर रहे थे वो कहीं कहीं एक्सपर्ट नहीं थे, हालांकि प्रतिनियुक्ति के माध्यम से उन्हें वहां नियुक्ति दी गई। तो कहाँ अब जब अगर कह सकते हैं कि प्रतियोगी परीक्षा में सफल होकर के आरपीएससी के माध्यम से खुल करके आया है, उसने पढ़ाई की है, तो कहीं न कहीं अब नकली जो चीजें, नकली जो पदार्थ है उन पर रुकावट आएगी। कहीं कहीं जो कह सकते हैं कि अब प्रदेश में और ज्यादा इसमें कह सकते हैं कि और सफलता इसमें मिलेगी, और जो नकली जो माल बाजार में मिल रहा है उसमें और रोकने में सफलता मिल सकती है, विभाग को मिलेगी। जी ठीक है रवि जी, एक सवाल रहेगा, जो ये पूरा नकली का बाजार है, नकली चीजों का बाजार है, इतना फल फूल रहा है ये, आखिरकार इसकी रोकथाम के लिए हम कई अभियान चलाते हैं, ऑपरेशन चलाते हैं, लेकिन सिर्फ जो आपकी तरफ से भी जो एक्शंस लिए जाते हैं, छापेमार कार्रवाई होती है, सैंपल्स लिए जाते हैं, उसके बाद क्या? क्योंकि कई कार्रवाइयां तो होती हैं, वो सिर्फ छापेमार कार्रवाई तक जाते हैं अधिकारी, सैंपल लेते हैं और उसके बाद कोई एक्शन नहीं, कोई गिरफ्तारियां नहीं। मैम मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि कोई भी कार्रवाई होती है तो उसमें जो फूड सेफ्टी विभाग का जो पहला कार्य होता है कि अगर कहीं पे कोई सूचना मिले तो वहां पे जाके सैंपल ले, सैंपल लेके यहाँ पे अपने लैब के अंदर सैंपल दिए जाते हैं। जब सैंपल लैब से प्रमाणित होते हैं कि ये अनसेफ है, इनका क्या स्प्रेड है। सर अब बीच में आपको टोकना चाहूंगी, आपने सैंपल कहा कि वो लैब जाते हैं टेस्टिंग के लिए, टेस्टिंग में अगर आप बताएंगे दर्शकों को भी कितना वक्त टेस्टिंग में लगता है? डिपेंड करता है कि लैब की व्यवस्था कितनी है। एक्चुअली कई लैब्स अपने पास में जो संख्या है वो हर जिले में नहीं है, कई जिलों के सैंपल्स जयपुर में आते हैं, तो उनके जो लैब की जो संख्या है टेस्टिंग की वो एक लिमिटेड है, तो उसमें कई बार 10 से 12 दिन 14 दिन तक लग जाते हैं। ठीक है रवि जी, वापस आपके पास में लौटती। योगेंद्र जी, एक सवाल यही है कि रवि जी ने कहा कि लैब्स की और आवश्यकता है, तो आपको ऐसा लगता है, क्योंकि जिस तरह आपने मीडिया की भी बात करी, न्यूज़पेपर्स की बात करी, क्योंकि इस तरह के जब एक्शंस होते हैं, कार्रवाई होती है, तो हाँ सारी मीडिया चैनल सब तक ये पहुंच जाती है पूरी खबर, और 10 से 15 दिन जैसा कि रवि जी बोल रहे हैं उस सैंपल की टेस्टिंग में लगता है। इतनी देर में जो भी वो मुनाफाखोर है, जो भी आरोपी है, जो बदमाश है, उसको सब पता चल जाता है कि आखिरकार ये हो रहा है, वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं। इसके लिए क्या लैब्स की संख्या को बढ़ाना आवश्यक है योगेंद्र जी? देखिए हमारे यहाँ जो परमानेंट लैब है वो तो 1 या 2 हैं जो स्थायी रूप से बड़ी लैब्स हैं। बाकी मोबाइल वैनें अभी थोड़े दिन पहले भी जारी की गई थी, जिनके अंदर अगर आप मौके पे बुलाते हैं तो वो मौके पे पहुंच जाते हैं और उनका सैंपल ले लेते हैं। मेरा कहना यह है कि ये सफिशिएंट नहीं है। जिस तरह से खाद्य पदार्थों में, जिस तरह से दवाओं के अंदर, जिस तरह से और चीजों में मिलावट हो रही है, उसके कंपैरिजन में हमारे यहाँ जो लैब बनी हुई है ये बहुत कम है। और दूसरी बात यह है कि इसमें समय लगता है, लैब के अंदर टेक्नीशियन की आवश्यकता है वो कम है। अगर हम उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तो जो सामान होता है, जो मटेरियल होता है, जैसे दूध को आप नापेंगे, दूध को देखेंगे नकली है असली है, तो उसके लिए आपको चाहिए। अब घर घर के अंदर अगर इस तरह की चीज मिल जाए, अब जैसे की है कोशिश साइंटिस्टों ने कि स्लिप दी है, अगर उसमें दूध में डुबोगे उससे आपको पता लग जाएगा, इस तरह की चीजें अब डेवलप हो रही हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर नकली चीजों को नापने चोपने के लिए, जैसे शहद हुआ है, जैसे घी हुआ है, जैसे दूध हुआ है, इनको देखने के लिए जो प्रारंभिक तौर पे जो प्राचीन विधियां चलती थी, उन विधियों को आजकल काम में कोई लेता नहीं है। अगर वो विधियां काम में ले लेते हैं तो भी हमको कई हद तक पता चल जाता है कि शहद को जलाते हैं तो जलता नहीं है, दूध के अंदर रखते हैं तो वो कई जगह नहीं छोड़ता। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो देखने को मिलती हैं। लेकिन हमें अब क्योंकि साइंस का जमाना है, इसलिए हमारे को इस प्रकार की लैब्स की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और ऐसे करनी पड़ेगी कि किसी व्यक्ति को अगर आवश्यकता है कि भाई मेरे को लग रहा है पता कि दूध नकली बेच रहा है, घी नकली बेच रहा है, आटे में मिलावट है, तो तुरंत प्रभाव से वो मोबाइल नंबर करे। हमारे यहाँ देखिए सबसे बड़ी कमी ये है कि किसी भी इस प्रकार के मोबाइल नंबर, अधिकारियों के नंबर, इस तरह के नंबर कोई शाया ही नहीं होते समाचार पत्रों में।
कि अगर आपके यहाँ कोई मिलावटी दूध बेच रहा है, आपको शक हो रहा है, तो आप तुरंत टेलीफोन करें और आपके आदमी तुरंत विभाग का अधिकारी आ जाए, तुरंत उसको चेक करे। इस तरह की कोई चीजें हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि हेल्पलाइन नंबर्स भी, इस तरह के हेल्पलाइन नंबर्स भी होने चाहिए होंगे जी। ठीक है, वापस मैं आपके पास लौटती हूँ। के हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। के अगर सिर्फ बीकानेर की अगर मैं बात करूं तो हम सीमा क्षेत्रों की, वहां पर जो बॉर्डर है उसकी हम बात करते हैं, वहां पर किस तरह अभी आप फिलहाल मौजूदा स्थिति देख रहे हैं, क्या कुछ वहां पर आपको नजर आ रहा है? और दूसरी चीज ये कि अगले हम कुछ 4-5 महीने पहले की बात करें या कुछ साल पहले की बात करें तो क्या जो एक्शंस है, कार्रवाइयां हैं वो कम हुई हैं और जो नशा तस्करी है वो कम हुई है या सिर्फ बढ़ती जा रही है? और किस तरह उसके लिए अभियान चलाए जा रहे हैं, उन पे इम्प्लीमेंटेशन भी सही से हो रहा है? के देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि अब पिछले कुछ महीनों की बात करें, यानी लगभग हम 6 महीने 8 महीने साल भर की बात करें तो कार्रवाइयां खूब हुई है। जिस इन कार्रवाइयों के चलते ड्रोन से ड्रॉपिंग जो तस्करी हुई, खासतौर पर हेरोइन, तमाम तरह के जो नशीले पदार्थ हैं उनकी तस्करी को एक तरह से करते हुए पकड़ा गया है। पुलिस का भी एक बड़ा काम रहा है इनको पकड़ने का, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी सफलता कह सकते हैं। यदि हम पहले की बात करें तो पहले कहीं ना कहीं ये व्यवस्था थी कि इतना जो कार्रवाइयां जो है वो इतने ज्यादा बड़ी लेवल पर नहीं हो पाती। अब ये माना जा रहा है कि पिछले दिनों तस्करी जो पाकिस्तान की साइड से हेरोइन जो तस्करी की जाती है वो अब कहीं ना कहीं कम भी हो रही है। बीकानेर की पुलिस प्रशासन की टीम में यदि बात करें तो पूरी तरह से चाक चौबंद है। तमाम तरह के ऑपरेशन बराबर चलाए जाते हैं यहाँ पर, जिनकी चलते हम जो बात करें कि बीएसएफ की बात करें, चाहे हम आर्मी इंटेलिजेंस की बात करें, चाहे हम बात करें। ठीक है के माफी चाहूंगी, वक्त की थोड़ी सी कमी है। आप सभी का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल के लिए इस खास चर्चा में इतना ही। नमस्कार।